बिकॉज मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि डायरेक्ट सेल्स इज़ अ बिजनेस जहाँ पे देर आर सो मैनी पीपल हु आर डूइंग इट विद यू, है ना। एंड अगर कोई भी बिज़नेस ऐसा है जो सिर्फ़ और सिर्फ तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए नहीं हेल्प कर रहा है, बल्कि तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए, अगर कोई भी बिज़नेस ऐसा है जिससे ज़्यादा लोग कमा पा रहे हो, अर्न कर पा रहे हो अपना लाइवलीहुड उससे, चाहे साइड हसल हो, चाहे लाइवलीहुड हो, अगर उससे जनरेट कर पा रहे हो तो तुम्हारी बिज़नेस की जर्नी काफ़ी आसान बनती है। सोचो कि यूट्यूब है ना, तो यूट्यूब में सिर्फ़ और सिर्फ गूगल नहीं कमा रहा है यूट्यूब से, दुनिया भर के यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब से कमा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर स्टेबल, सस्टेनेबल एंड एट द सेम टाइम क्रिएटिव। तो ये मुझे डायरेक्ट सेल्स में भी लगता है, एंड दैट वाज द रीज़न कि क्यों आई स्टार्टेड विद डायरेक्ट सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपके माइंड में ऐसा थॉट आया। और आज के टाइम में वो सिर्फ एक थॉट नहीं रहा है, पैन इंडिया वो सारा एक थॉट, आपका विचार आज कहाँ तक पहुँच चुका है, पैन इंडिया में फैल चुका है। सो काफ़ी सारे लोगों को एम्पावर किया है आपने, एंड हम ये देख पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट सर इसमें एक चीज़ होती है, डायरेक्ट सेल्स जब भी हम देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लोगों को वैसे सुनते हैं, आपके टाइम में भी ऑफलाइन होता होगा, आजकल ऑनलाइन होता है। बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, इन द सेंस रोस्ट करने की कोशिश करते हैं। खासकर वो जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो व्यूज पाने के चक्कर में डायरेक्ट सेल्स को मीम्स बनाते हैं, रोस्ट करते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से? बस ये पहली चीज़ तो सबको ये समझना ज़रूरी है कि मीम्स जो हैं वो हंसने के लिए बने होते हैं, तो उन पर हंसना बहुत ज़रूरी है। एंड रही बात कोई किसी को रोस्ट करना, देखो ये डिजिटल एज चल रही है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, और या लेट्स से इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर लाइवलीहुड, उनको क्लिकबेट बहुत समझ आता है ना, उनको ट्रेंडिंग टॉपिक्स बहुत समझ आते हैं, उनको क्लाउड सर्व करना बहुत समझ आता है। तो लॉट ऑफ टाइम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्लिकबेट, क्लाउड सर्व और ट्रेंड के चक्कर में टॉपिक्स को पिक करते हैं ना, और टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स अलग अलग स्टेजेस में चल रहे होते हैं, और वो उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे और उसके अराउंड कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जब भी मैं किसी ऐसे यूट्यूबर को देखता हूँ जो, या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ जो जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और वो एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट को प्रोड्यूस करता है, एंड देन सडनली एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक आता है जो कहीं से भी उसके कंटेंट से दूर दूर तक रिलेट नहीं करता है, और वो उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करना चालू कर दे, तो दैट्स अ क्लियर साइन कि वो सिर्फ क्लिक बेट को यूज़ कर रहा है। हाँ, वो टाइम पे मेरे को बड़ा वियर्ड फील होता है कि जब किसी को किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स और क्लिक बेट के चक्कर में उसके अराउंड एक बेसिक सी रिसर्च करके कंटेंट बना दे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को सीरियस लेता भी नहीं हूँ, बिकॉज उनका एजेंडा इट्स नॉट रियली टू स्प्रेड द अवेयरनेस, उनका एजेंडा व्यू गेन करना होता है। बट आजकल बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं, वो इन बातों को दिमाग पे ले जाएंगे। हाँ, आपके टाइम में भी सर ऐसा कोई सवाल पूछते थे, ये भी भला कोई काम हुआ, ये क्या काम कर रहे हो, इससे बढ़िया सरकारी नौकरी की तैयारी करो आप? जी सी, देखो ये चीज़ें ना हमेशा से हैं, है ना, और ये सिर्फ डायरेक्ट सेल्स से रिलेटेड नहीं है। बट पहले मैं तुम्हारे पहले वाली चीज़ में थोड़ा मैं और उस पर ऐड करना चाहूँगा कि यूजुअली जब भी तुम इंटरनेट पे हो तो तुम्हें डायरेक्ट सेल्स के अराउंड दो टाइप का कंटेंट दिखाई देता है। एक है कि जो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स और क्लिकबेट के लिए कर रहे हैं, दूसरे हैं जो मे बी एक्चुअल में उनके साथ कुछ ना कुछ तो सही नहीं हुआ है और वो अपना पेन शेयर कर रहे हैं, है ना। तो जब मैं ऐसे कंटेंट की पीसेस देखता हूँ कि जहाँ पे कोई अपनी जर्नी बता रहा है कि किस तरीके से ही गॉट इनटू सम डायरेक्ट सेल्स, और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, कुछ गलत हुआ उनके साथ। हाँ, तो उससे रिलेटेड मैं जितने भी लोग हमें देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, और इवन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, और जो सारे ही मतलब
कम्युनिटी पार्टनर जो भी डायरेक्ट सेल से कनेक्टेड लोग हैं, उनको इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेल्स जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी सेंट्रिक बिजनेस नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेल्स जो है इट्स अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेल्स में इन्वॉल्व हैं वो प्रोडक्ट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेल की तरफ फोकस रखते हैं, है ना। दे विल नॉट टॉक अबाउट कि हाउ बाय सेलिंग यू विल मेक मनी, बट दे स्टार्ट emphasizing on is कि how you can earn money and by using their loyalty program, उस कंपनी का जो इंसेंटिव प्रोग्राम है उससे तुम कैसे कमा सकते हो। बट द फंडामेंटल इज़ अगर कोई भी पार्टनर, कम्युनिटी पार्टनर और या फिर जो भी डायरेक्ट सेल से स्टार्ट कर रहा है, अगर वो अपना पहला फोकस प्रोडक्ट्स की तरफ रखे तो जितना भी ये नॉनसेंस हमको लगता है कि मीम्स बन रहे हैं या फिर कोई क्लाउड सर्फ करने की कोशिश कर रहा है और या फिर जेन्युइनली किसी की पेनफुल जर्नी रही है, वो 70-80% क्लियर हो जाएगा। मैं और यू सेड समथिंग रिलेटेड टू कि सरकारी नौकरी कर लेता है ना, इससे बढ़िया तो कोई नौकरी की तैयारी कर लेता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर वो अपनी फैमिली में पहला है जो बिज़नेस कर रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बिज़नेस कर रहा है, वो अगर बिज़नेस कर रहा है तो यूजुअली उसके घर वाले थोड़े इनसिक्योर से हो जाते हैं, है ना। और वो इसलिए नहीं है कि उसके घर वाले ने तो पहले ही सोच लिया कि ये फेल होगा, है ना, या इसकी तो बस की नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि उसके घर वालों ने खुद कभी बिज़नेस नहीं किया होता है ना, और हेजिटेट, वो डरते हैं, फियर होता है। हाँ, राइट है। तो उनके लिए वो एक अननोन टेरिटरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली तुम अगर कुछ भी एग्जांपल्स उठा के देख लो तो 99% बिजनेसेस जो हैं वो लॉन्ग रन में फेल ही हो जाते हैं। पहले एक साल के अंदर अराउंड 70% बिजनेसेस जो हैं वो जो स्टार्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देन दूसरे साल में जो बचे हुए 30% है उसमें से 15-17% बंद हो जाते हैं। और गिन गुना के अराउंड 3 से 5% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपनी इंटायर 5 साल का भी एज को क्रॉस कर पाते हैं। एंड देन देयर विल बी 1% एंड प्रॉब्ली लेस देन 1% कंपनीज जो मे बी 10 साल, 15 साल, 20 साल और फॉरएवर जैसा टाइम देखेंगे। तो जब किसी के पेरेंट्स उसके बिजनेस करने के डिसीजन से थोड़ा इनसिक्योर से हो जाते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उसका कारण ही ये है कि उन्होंने खुद का भी बिज़नेस नहीं किया होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहते कि वो अच्छा करें। आज भी देखो स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हर माँ बाप ये चाहता है कि वो उसने जो भी किया है उसके बच्चे उससे अच्छा करें। बिल्कुल, है ना। बट वो कहावत होती है, हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे से ऊपर जाए। हाँ, बिल्कुल है। बट उसमें भी ये चीज़ है कि अगर माँ बाप डॉक्टर हैं तो वो सोचते हैं कि वो सीनियर डॉक्टर बन जाए। तो वो माइंडसेट को चेंज करना बहुत थोड़ा चैलेंजिंग है। बट ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ मेरे मॉम डैड ने बिज़नेस नहीं किया कभी लाइफ में और उनको मेरा बिज़नेस करने का डिसीजन इतना कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है, का मतलब ये है कि वो तो चाहते ही नहीं है कि मैं अच्छा करूँ लाइफ में। आपकी बात बिल्कुल सही है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। राइट। हमारे यहाँ एक कहावत होती है, जब भी कभी हम बिजनेस के बारे में सोचते थे या मैंने जब शुरू किया था तो एक डायलॉग आता था कि बिजनेस आज तक हमारे बाप दादा ने नहीं किया, हम क्या करेंगे। हाँ, तो माइंड, तो हमारा थॉट प्रोसेस यही होता था कि कोई बात नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया, हम पहले होंगे। सही। तो आपकी बात सही है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ट्रू। बट जब बिजनेस की बात करते हैं, जब डायरेक्ट सेल्स में जो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जब किसी को प्लान दिखाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं या प्रोडक्ट दिखाते हैं, बड़ा हेजिटेट करते हैं वो। आपकी बात से मैं दोबारा आना चाहूंगा आपकी बात पे कि लोगों में ऑलरेडी वो माइंडसेट है, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा, उससे आगे डायरेक्ट सेल्स के बारे में उन्होंने कहाँ इतना सुना है। डायरेक्ट सेल्स के बारे में शायद आई थिंक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लोगों ने ज्यादा बताए होंगे, पॉजिटिव तो बहुत कम लोग शेयर करते हैं। बट वो आगे इस बिजनेस के बारे में बताने से बड़ा इन्हें हेजिटेट करते हैं कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो अपनी इमेज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं बजाय इस चीज के कि बिजनेस आगे देखना चाहिए हमें। राइट है। तो उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे? Well, see, fundamentally, to be honest,
मेरे को अगर प्रोडक्ट मेरा पहला फोकस नहीं है और मेरा पहला फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी प्रोग्राम है और या फिर कितना मैं इंसेंटिव अर्न कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को हमेशा हेजिटेंट फील होगा इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। और मैं इसके लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा हर पार्टनर को कि प्रोडक्ट को बिज़नेस का सेंटर रखना ज़रूरी है, लॉयल्टी प्रोग्राम को नहीं। जो किसी भी डायरेक्ट सेल्स कंपनी का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है या जो इंसेंटिव प्रोग्राम है वो प्रोडक्ट्स के पीछे है, वो प्रोडक्ट्स उसके पीछे नहीं है। बट जब तक अगर मैं इस माइंडसेट के साथ डायरेक्ट सेल्स कर रहा हूँ कि ये एक इंसेंटिव प्रोग्राम है और उसके पीछे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं हमेशा हेजिटेंट रहूँगा। बट जब मैं प्रोडक्ट्स को फ्रंट पे रखूँ और मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल होने से मेरा इंसेंटिव जनरेट होता है, प्रोडक्ट सेल होने से किसी भी डायरेक्ट सेल्स कंपनी का लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो ट्रिगर होता है, काम करना चालू करता है। तो मुझे कभी भी हेजिटेंट फील नहीं होगा। एंड ये दिस इज़ समथिंग जो हर कम्युनिटी पार्टनर को, हर एक पार्टनर को जो डायरेक्ट सेल्स में इन्वॉल्व है, उनको ये समझना ज़रूरी है। मैं हार्डली कोई बिजनेस, हार्डली क्या मतलब, देयर आर ज़ीरो बिजनेसेस इन दिस वर्ल्ड जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं। तो अगर मैं भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहा हूँ और मैं हेजिटेंट फील कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इट्स बिकॉज ऑफ द अप्रोच आई एम कैरिंग विद इन माई सेल्फ। कि मुझे वो बताना नहीं आ रहा है, कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, बिल्कुल, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हाँ, और या फिर मेरी पहली प्रेफरेंस डिस्कस करते बारी इंसेंटिव प्रोग्राम होता है। सही 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 जी। बट एक चीज़ होती है, जैसे नया नया मैंने बिजनेस मेरा शुरू किया है, ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो नए नए आपने अगर अपना बिजनेस शुरू किया है, तो आपको आई थिंक डायरेक्ट सेल्स का मोर देन 13 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ, अभी 14 हो जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों में। हाँ, तो आज अगर आप शुरू करो डायरेक्ट सेल्स, तो आप कैसे शुरू करेंगे? मैं प्रोडक्ट से ही शुरू करूँगा। बोल सी, मुझे ना एक बात नहीं समझ आता है कि जो डायरेक्ट सेल्स कंपनीज़ हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करता हूँ, डेली यूज़ होते हैं। एग्जैक्टली। मे बी कोई हैंडफुल ऑफ कंपनीज होंगी जो एकदम ही एक्सट्रीम टाइप के प्रोडक्ट कर रहे होंगे, और आई डोंट नो कि वो प्रोडक्ट कितने लेजिट है या नहीं है। बट 90% ऑफ डायरेक्ट सेल्स कंपनीज जो हैं वो बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स कर रहे हैं जो एनीवेज हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उनको यूज़ करने पे लगा हुआ है। नाउ इमेजिन देर आर कंपनीज़ जिनको हम स्टार्टअप बोलते हैं, जो पिछले 10 साल में आए हों, 12 साल में आए हों, और मे भी हो सकता है पिछले 5-6 साल के अंदर आए हों। कोई भी स्टार्टअप आज के टाइम पे ऐसा नहीं है जो रेफरल प्रोग्राम के साथ स्टार्ट नहीं करता है ना। चाहे तुम कोई पिछले 2-3 महीने पहले इन्वेंट हुआ कोई स्टार्टअप हो, और या फिर तुम्हारे स्टार्टअप्स जो इंडिया के टॉप नॉच स्टार्टअप्स में से एक हैं, या लेट्स इवन ग्लोबल स्टार्टअप्स में से एक हैं, उनके पास भी रेफरल प्रोग्राम है। बिल्कुल, लगभग आजकल तो एफिलिएट बिल्कुल, सब जगह है। हाँ, मुझे ध्यान है जब 2011 में हम 2010 में मैं जब मैं इंडिया वापस आया था, मैं दिल्ली में तब वो टाइम पे रुका हुआ था, एंड ऊबर बहुत ट्रेंडिंग स्टेज पे था और किया है हाँ। तो ऊबर अभी उन्होंने अपने रेफरल प्रोग्राम में कंडीशनिंग डाल दी है ना, बट वो टाइम पे देयर वाज नो कंडीशन। इट्स लाइक मैंने अगर तुम्हें अपने रेफरल कोड से ऊबर डाउनलोड करवाया तो मेरे को 250-300 रुपये का क्रेडिट मिलता था, जो मैं ऊबर की राइड यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकता था उसको। एंड अभी मैंने वो टाइम पे मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ऊबर की वो ऐप रेफ़र की है। एंड मुझे ध्यान है एक बार हमारी जिस सोसाइटी में मैं रहता था दिल्ली में, वहाँ पे लाइट चली गई शाम को, है ना, जो समर्स के टाइम का पावर कट होता है, और उस सोसाइटी में वो कोई बैकअप जनरेटर नहीं था, और जो इन्वर्टर है
वो चल रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट वो पंखे से कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि गर्मी ख़त्म भी हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊबर बुलाई। मेरे पास क्रेडिट्स पड़े हुए थे एंड मेरे पास अच्छे खासे क्रेडिट्स पड़े हुए थे। मैंने आई थिंक आई डोंट नो, मतलब मैंने 30-35 रेफरल तो किए होंगे ऊबर के। तो मेरे पास आराम से हाँ मतलब वो टाइम इतना नहीं बचा हुआ था, बट अराउंड 20-25 के करीब बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊबर बुलाई और मैं अराउंड 25-30 मिनट जो है मैं ऊबर की टैक्सी में राइड ले रहा था, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। उसने एसी ऑन करके मुझे घुमा रहा था। एंड वो टाइम पे ऊबर को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग ऊबर को जानते थे। एंड सी टुडे उस रेफरल प्रोग्राम की वजह से ऊबर की जो रीच है वो कितनी बड़ी हो चुकी है। एंड कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि जिन 30-35 रेफरल्स को मैंने रेफ़र किया ऊबर, आई एम श्योर उन्होंने भी किसी को रेफ़र किया होगा। बिल्कुल। और बट ऊबर ने मेरे को 1 टाइम क्रेडिट दिया अपने रेफरल्स के लिए, और उसके बाद मैं भी और जिनको मैंने रेफ़र किया था प्रॉब्ली वो भी तब से अभी तक टाइम टू टाइम ऊबर यूज़ करने पे लगे हुए हैं। बट जिन 35 लोगों को मैंने रेफ़र किया उनके आज उन्होंने आई डोंट नो कितनी राइड्स ऊबर में ले ली होंगी, बट उन राइड से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, एक ही बार मिला था वो, बिल्कुल है। और अगर उन्होंने भी फर्दर किसी को रेफ़र किया तो वहाँ से तो भूल ही जाओ। तो व्हेन आई लुक एट डायरेक्ट सेल्स का लॉयल्टी प्रोग्राम, डायरेक्ट सेल्स का इंसेंटिव प्रोग्राम, मुझे उसकी ब्यूटी ये दिखाई देती है कि तुम किसी कस्टमर को जब रेफ़र कर रहे हो तो वो एक टाइप से तुमसे फॉरएवर के लिए कनेक्टेड है। फॉरएवर के लिए कनेक्टेड, आई एम श्योर कि ऊबर के सॉफ्टवेयर के अंदर जिसको मैंने रेफ़र किया वो भी मेरे से फॉरएवर के लिए कनेक्टेड होगा, बट उसकी राइट से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, इंसेंटिव कुछ नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है। बट डायरेक्ट सेल्स के लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू वो फॉरएवर वहाँ पे है। तो मतलब अब मैं जितने भी कस्टमर्स को अपने कोड से रेफ़र करता हूँ और अगर उनको मेरे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं और वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमेशा, और जितनी बार वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनकी परचेज़ का एक बहुत छोटा सा पॉइंट्स जो है वो मेरे को भी क्रेडिट होंगे, जिनको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अब जब इतने सारे बिजनेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस के अलावा कोई और एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे मेरे पास एक एडेड एडवांटेज है। तो मुझको इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से अगर मेरे साथ मैक्सिमम कस्टमर्स को मैं रेफ़र करता हूँ और वो मेरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो मुझे ऑटोमेटिकली इंसेंटिव ट्रिगर होगा। तो मेरा अप्रोच यही होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकूं और फिर उनको अपने प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर सकूं, उनको ऑनबोर्ड कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो हमारा पार्टनर होगा बिजनेस में आता है और वो ऑलरेडी यूजर होगा ना उस प्रोडक्ट का, तो उसके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड काफी हद तक 100% तो नहीं, 99% श्योर है कि हाँ वो प्लेटफॉर्म पे आएगा। राइट है। सी मैगी, अगर लेट्स से मैं लेट्स से हफमैन के शावर जेल से, ठीक, अब मैं लेट्स से तुमने मेरे को वो शावर जेल रेफ़र किया, तुमने मेरे को शावर जेल सेल किया और मेरे को शावर जेल पसंद आया। देखो अगर कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है उसके 2 ही आउटकम होते हैं, एक वो उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है ना, और फिर अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है तो यूजुअली वो दूसरी बार उसको नहीं खरीदेगा। दूसरा आउटकम ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है। जब अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा तो फिर कस्टमर के पास जो चीज़ उसको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए दोबारा प्रेरित करती है वो है डिस्काउंट, कि क्या उसको खरीदते बार इसको डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। बिल्कुल है। अब सोचो कि फर्स्ट टाइम मैंने तुमसे वो शावर जेल लिया, तुम्हारे थ्रू मेरे को पता लगा कि हफमैन का ये शावर जेल है, और सेकेंड टाइम जब मैंने तुमसे वो शावर जेल के लिए बात की तो तुमने बोला कि यार तुम साइन अप कर लो, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा। व्हाट इज़ लॉस इन इट, मतलब एज कस्टमर मेरा इसमें नुकसान क्या हो रहा है? बट हम तो अगले के फायदे की ही बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अलग तो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल है। और दिस इज़ व्हाट ऑल दी पार्टनर्स, कम्युनिटी पार्टनर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई कस्टमर साइन अप करता है और वो कम्युनिटी पार्टनर बनता है तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो मेक श्योर कि
product should always remain the center of your business, not the loyalty program. तो ठीक है, अगर आपने मान लो शुरू किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपने स्टार्ट किया, बट कुछ चीजें होती है, कुछ काम होते हैं जो हर एक इंसान को करने चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे कौन से काम हैं जो आज अगर आप शुरू करो तो आप करना शुरू करेंगे, जो हर स्टेज पे होते हैं? आई थिंक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई भी रैंक हो मैटर नहीं करता, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम तो सबका सेम ही होता है, राइट है। बट ऐसे कोई भी 3 काम जो हर एक को करने चाहिए हर स्टेज पे। पहला चीज़ तो ये है कि कोई भी बिजनेस पर्सन जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन को ना कभी बंद नहीं करता है। ठीक, आज भी तुम ये देखो, हमने किसी छोटे या मीडियम साइज बिजनेस की बात नहीं करते, लेट्स सीधा बात कर दी द बिगेस्ट द बिजनेस आउट देयर जो आज के टाइम पे है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे बड़ी रीच आज के टाइम पे हार्डली किसी बिजनेस के पास है ना। अगर तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई नया फीचर आता है, चाहे वो फीचर व्हाट्सएप का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, और या फिर वो फेसबुक का कोई नया प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, है ना, मतलब अब तो वो मेटा हो गया है ना, तो चाहे वो मेटा का कोई नया प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, मार्क ज़करबर्ग खुद उसके वीडियोस डाल देता है, खुद उसके बारे में बात करने लग पड़ता है। हर साल जैसे एप्पल लॉन्च होता है, टिम कुक खुद आता है, खुद लॉन्च करके जाता है। बिल्कुल है ना। तो दिस शोज़ कि हर एक बिजनेस पर्सन के लिए अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन ना हमेशा ही ऑन रहनी चाहिए, उसको हमेशा ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहना चाहिए। सो इस इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा टाइटल का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका क्या टाइटल है, वो बिगिनर है, वो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है बिजनेस में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ वन थिंग जो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर स्टेज पे हर कम्युनिटी पार्टनर को ये कंटिन्यू रखना चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ रेफरल। विल सी, बिकॉज डायरेक्ट सेल्स की जो रेफरल प्रोग्राम की ब्यूटी है, दैट्स वन थिंग विच मेक्स इट वेरी स्पेशल। ठीक, कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ देयर इज़ दिस लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसकी जो मतलब कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ कंपनी से नहीं बल्कि मेरे थ्रू कंपनी से कनेक्ट करते हैं, विच गिव्स मी एडवांटेज कि मैं हर सेल पे इंसेंटिव अर्न कर सकता हूँ, पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ, जिन पॉइंट्स को मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए किसी भी पार्टनर को किसी भी स्टेज पे रेफ़र जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा रेफ़र करना चाहिए। एंड एनीवेज रेफरल जो साइन अप्स हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं, देयर इज़ नो चार्ज किसी को भी साइन अप करवाने के लिए या रेफ़र करने के लिए। देन द थर्ड थिंग इज़ कि जो तुम सेल कर रहे हो, अगर तुम उसके खुद ही यूज़र नहीं हो तो मोस्ट लाइकली यू विल फेल टू सेल इट ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही नहीं यूज़ करूँगा तो मैं उसको कभी बेच भी नहीं पाऊँगा किसी को। बिकॉज जब तुम प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करते हो तो तुम्हें पता लगता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा है, वो कॉन्फिडेंस आता है दूसरों को बताने। राइट है ना। और उसको इम्प्रूव भी अगर करना है तो यूज़ करना ही एक तरीका है ना। अगर तुम किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें क्या पता कि उसमें अच्छा क्या है या क्या अच्छा कर सकते हैं। सो दीज आर दी 3 थिंग्स कि जो हर स्टेज पे हर एक कम्युनिटी पार्टनर को करना चाहिए। ये किस्सा मेरे साथ कल ही हुआ था। एक स्निच एक ब्रांड है जो फिलहाल काफी पॉपुलर है। राइट है। मैं रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले उसके कुछ कपड़े लेके आया था, एंड मैंने मिस्टर एफमैन के चिनोज भी देखे हैं एंड वो स्निच के भी देखे हैं। क्वालिटी दोनों में स्लाइटली डिफरेंस, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है, लगभग सेम सा है, बट प्राइस उसका ज्यादा है। तो मेरे को पर्सन बोल रहे थे वो स्निच के कोई मैनेजर वगैरह कुछ थे, बोला स्निच का क्वालिटी सबसे बेस्ट है दुनिया में। मैंने कहा आपकी चिनोज कितने की आती है? बोला 2500 रुपए की आती है। मैं कहा अगर सेम क्वालिटी की अगर मैं आपको इससे कम में दिला दूं तो उन्होंने मैंने चिनोज भी डाला हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने बोला ये कितने का होगा? बोला ये भी स्निच जैसा ही लग रहा है। मैंने कहा ये 1600 का है और मुझे और भी कम में पड़ा होगा आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ा होगा। डिफरेंस जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको पता कैसे होगा। राइट है, टोटली। एंड बाहर भी हम जाते हैं, कई बार पोलो टी शर्ट्स वगैरह पहन के जाते हैं बाहर, जैसे यूएस पोलो है 3000 3,500 की होती है, बट सेम हमारे मिस्टर एफमैन में आईफा जोन में बहुत कम रेट में पड़ जाते हैं। राइट है, बट क्वालिटी सेम है। बिल्कुल। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है जो शायद आप अपने प्रोडक्ट्स में लेके आते हैं। बिल्कुल है। बट कुछ अगर मैं स्किल्स की बात करूं,
स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की तो चलो हमने बात की, बट कुछ स्किल्स की बात करूँ, कौन सी स्किल्स आपको लगता है कि हाँ स्टार्टिंग में सीखने चाहिए एज ए स्टार्टअप? आज पहला दिन है अगर मेरा, कौन से स्किल्स हमें मुझे इम्प्रूव करने चाहिए जिससे मेरा अप्रोच बेटर हो सकता है? सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज भी अपने आप में एक स्किल है ना, Yes. कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो सेलिंग के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन। यस, एंड हर एक इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन के अराउंड अपनी स्किल को बिल्ड करना ज़रूरी है ना। कितनी बार क्या है कि जब भी मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उसके ऊपर रिक्वायरमेंट थोपने लग पड़ता हूँ। एंड दैट्स वेयर कस्टमर का टर्न ऑफ होता है। तुम अपना खुद का एक एग्जांपल यूज़ करो, एंड आई एम श्योर कि एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा कि तुम किसी मॉल के अंदर जाओ, है ना। अब जब हम मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम थोड़ा देर विंडो शॉप करते हैं, फिर उसके बाद हम 10-15 चीज़ों को हाथ लगाते हैं, फिर जाके हमें कोई एक अच्छा सा लगने लग पड़ता है, राइट। अब सोचो तुम किसी शोरूम के अंदर जाओ और वो जो वहाँ का सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो तुम्हारे एकदम ही पीछे ही पड़ जाए टाइप करके, है ना। तो दैट बिकम्स टर्न ऑफ कितनी बार, जस्ट बिकॉज वो पूछने पे लगा है क्या चाहिए, तो जो कस्टमर है वो सीधा शॉप से एग्जिट करना प्रेफर करता है। वहीं पे एक दूसरा सेल्समैन जो पहले कस्टमर की नीड को समझने की कोशिश करे कि कस्टमर घूम क्यों रहा है इतने बड़े मॉल के अंदर, यू विल सी कि दे विल हैव मच हायर कन्वर्जन रेट देन दोज जो यस सर हाँ मैं हेल्प यू सर, और वो तुम्हें पिच करना चालू कर दे कि ये फलाना प्रोडक्ट है। सो वन शुड रियली अंडरस्टैंड कि कस्टमर को चाहिए क्या, और ये भी स्किल का ही पार्ट है। एंड दिस इज़ अबाउट मतलब कस्टमर को समझना ज़रूरी है, उसके अराउंड अगर कोई स्किल है तो उसको सीखना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अपने आप में एक स्किल है। एंड और क्या है, मतलब आई थिंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर साइकी के समझने के अराउंड अगर कोई स्किल है तो वो होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन लाइक मैं अगर ऐड करना चाहूँ, जैसे मैंने रिसेंटली एक एग्जांपल सुना था कि आप एक नॉर्मल सेल्समैन के पास जाते हो, जैसे गाड़ी के शोरूम में चले जाते हैं, तो गाड़ी वाले से अगर नॉर्मल सेल्समैन होगा उससे पूछेगा भैया ये गाड़ी एवरेज कितना देती है, वो बता देगा आपको 15, 20, 17 ऐसे कुछ बता देगा। बट अगर एक्सपर्ट सेल्समैन के पास जाएंगे ना तो उससे अगर आप पूछोगे भैया ये गाड़ी एवरेज कितना देती है, तो बोलेगा आपको कितना चाहिए। दैट्स द डिफरेंस। कम्युनिकेशन तो वो कस्टमर की नीड देखेगा पहले, उसके हिसाब से गाड़ी दिखाएगा, सर आप ये मत लीजिए ये लीजिए। उन्होंने नीड को फुलफिल किया, उन्होंने ले लिया, खत्म बात। तो हमारा काम यही है, कम्युनिकेशन मतलब इसी का पार्ट है ये। ट्रू, बिल्कुल है। सो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपने शुरू किया, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है आप एक लीडर बनते हैं, आप अपना रैंक्स अपग्रेड करते हैं, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। बट आजकल हम देखते हैं डायरेक्ट सेल्स में लीडर्स जो बनते हैं 3, 4, 5, 6 मंथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद चैलेंजेस जैसे आने शुरू हो जाते हैं तो या तो क्विट करना प्रेफर करते हैं या ब्लेम करना प्रेफर करते हैं। तो आप अगर उनकी जगह होते हैं उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं? एंड इवन यू नो एंड एवरीबॉडी नो कि हमें किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं आगे एज ए लीडर, कि मुझे टीम मैनेज करना होता है, टीम को गाइड कैसे करें, और उसी दौरान मैं खुद का टाइम मैनेज कैसे करूं, खुद के लर्निंग के ऊपर, स्किल्स के ऊपर कैसे काम करूं। ये काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। आप अगर उनकी जगह होते आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं मैगी। इट्स लाइक अगर तुम ग्रो कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम चैलेंजेस नहीं आ रहे होंगे, और चैलेंजेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब चैलेंज 2 तरीक़ों से ही आता है, मतलब 2 कारण ही हो सकते हैं चैलेंज के मेन। एक ये होता है कि वो चीज़ मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, और अब जब वो हो रहा है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मैं फिर अब पैनिक मोड में चला गया हूँ, या जो भी। दूसरा है कि जब कोई प्रॉब्लम चाहे रिपीटेडली भी हो रही हो, बट मैं उसको आँख घुमाना ज़्यादा पसंद करता हूँ देन एक्चुअली टेकिंग इट हेड ऑन एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो अब इन दोनों ही सिनेरियो में डिपेंड करता है कि तुम उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, उन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। तो अगर कोई चीज़ नहीं है जो तुमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की है,
मोस्ट लाइकली तुम्हें उससे दिक्कत होगी, बट वो टेम्परेरी दिक्कत होगी। बिकॉज अगर तुम्हारा एटीट्यूड सॉल्व करने वाला है उसको कि भाई सही कैसे किया जाए, बट जो लार्जली एक्चुअल में जो दिक्कत होती है वो ना रिपीटेड प्रॉब्लम से ज़्यादा होती है। और रिपीटेड प्रॉब्लम का होना जो है वो कुछ नहीं है बट लेजीनेस है, कैजुअलनेस है, और या फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब खुद ही से हो जाएगा सही। एंड यूजुअली ऐसी चीज़ों से ज़्यादा डैमेज होता है। अब से कोविड, मतलब कोविड से बड़ा क्या किसके साथ चैलेंज आया होगा लाइफ में। इट्स लाइक इनसेन, मतलब एट पर्सनल लेवल, एट प्रोफेशनल लेवल, हर जगह से हर किसी को डैमेज हुआ है। बट वो कोई ऐसा डैमेज नहीं है कि जो हर साल होता रहेगा। उसका हिट हर किसी की लाइफ में एक बार आया है और एक सर्टेन टाइम के लिए आया है। बट जो बाकी के चैलेंजेस हैं, जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी हैं बट वो रिपीटेडली होने पे लगी हुई हैं, उससे हर किसी का ज़्यादा डैमेज होता है। बट बिकॉज वो डैमेज जो बिट्स एंड पार्ट्स में होने पे लगा हुआ है, छोटा छोटा होने पे लगा हुआ है, तो उसका सारा का सारा ध्यान बस उस छोटे डैमेज की तरफ है। वो उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट को नहीं देख रहा है कि वो ओवर द टाइम कितना ज़्यादा डैमेज करने पे लगा हुआ है। और इसका सीधा सीधा कारण जो है वो क्या बोलते हैं इसको, निग्लिजेंस है ना, कि वो उसको निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है ना, एंड और प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि चल बाद में देखेंगे इसको, इस तरीके से। तो ये होता है, इससे दिमाग पे बहुत फर्क पड़ता है कि यार पहले भी मेरे से ये गलती हुई, अब फिर से मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। बहुत बार ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं फिर उससे। बट अगर वही हो जाता है तो कॉन्फिडेंस कितना आता है। सही, लाइक वो उस बॉलर की तरह हो गया कि जिसने स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह, जिसने 6 छक्के खाए फिर भी 600 से ज्यादा विकेट ले गया टेस्ट मैचेज में। सही, वो एक ही चीज से, उसका माइंडसेट कि उसने उसको किस तरीके से देखा है। सही बात है। और एक ना तुम्हारी इस बात पे मेरे को ध्यान है, मैं एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, जेफ बेजोस को सुन रहा था ना, तो उसने एक बहुत सही बात बोली। ही सेड कि स्ट्रेस जो है वो आता है चीज़ों के ऊपर नया एक्शन लेने से। हाँ, नॉट टेकिंग एक्शन। यस, मैंने भी देखा वो पॉडकास्ट। तो कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लोगे तो तुम देखोगे कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है, जिससे स्ट्रेस ऊपर नहीं जाएगा बल्कि कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा कि ओके ये सही हो रहा है, ये हो सकता है। कहते हैं स्ट्रेस तब आता है जब तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड लार्जली लोगों को तुम ये बोलते हुए सुनोगे कि भाई स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और वो स्ट्रेस इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं एक्शंस की कमी होगी। स्ट्रेस कुछ नहीं होता, बाहर निकलो, कुछ भी करना शुरू करो, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। बैठ के सोचने से ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल है, बिल्कुल। बड़ी ये चीजें हम समझाते हैं बट फिर भी डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बात वही है, वो किसी ने वो 2 लाइनें कही थी कि कौन समझाए सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो जब तक अपने पे बीतती नहीं, थोड़ा बड़ा हादसा नहीं होता, तब तक समझ में नहीं आता चीजें। जैसे हम बातें कर रहे हैं फेल होने की, बहुत बार लोग इससे तो घबरा जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फेलियर आपको भी तो सहना पड़ा होगा, आपने ही फेस किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेलियर एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? बिगेस्ट तो मतलब टू बी ऑनेस्ट सारे बिगेस्ट ही थे जो थे, बिकॉज यूजुअली छोटी छोटी चीज़ें हमेशा लाइफ में होती रहती हैं। बट मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट में किसी एक को नहीं पिक कर पा रहा हूँ कि बिगेस्ट कौन सा है, क्योंकि ओवर द ईयर कोई भी एक ले लेते हैं जो आपको लगता हो कि हाँ एक फेलियर रहा, लेकिन आपको उसने हैंडल कैसे किया फिर? आई थिंक रिसेंट जो है वो एक कोविड ही सबसे बड़ा है कि मतलब जो अनथिंकेबल था। बाकी चीज़ें ऐसी थी कि ठीक है तुम ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें उसका एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होती है कि इस टाइप का चीज़ हो सकता है ना। तुम अगर लेट्स से तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कोई खामी रह सकती है, तुम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसमें कोई बग रह सकता है। बट कोविड वाज समथिंग जो मतलब ना मैंने सुना था पहले कभी कि इस टाइप से, हाँ, और हाँ बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब पहला एक हफ्ता था तो मतलब मैंने फिर जब यहाँ पे कोविड के पहले केसेस के बारे में बात हुई थी साउथ में कि कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है एंड ऑल दैट, तो वो टाइम पे मैंने पढ़ना चालू किया था कि
चाइना में ये क्या हो रहा है, जो भी मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने छापा हुआ था वो टाइम पे कोविड के बारे में, और किस तरीके से फ्रांस एंड ऑल में चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे को मतलब अंदर से ऑलरेडी थोड़ा एक वियर्ड सा लगने लग पड़ा था कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग अराउंड, बिकॉज इतना इस मतलब किसी कंट्री के अंदर में भी चीज़ें हो सकती हैं, बट कोई चीज़ स्प्रेड होके इतना फास्ट ग्लोबली फैलना चालू हो जाए वाज रियली समथिंग जो पहले अनहर्ड था मेरे लिए। तो वो एक चीज़ थी, कोविड एक था, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ने हाउएवर लॉकडाउन डाल के डिसीजन बहुत अच्छा लिया, बट उसको अगर तुम बिज़नेस के एंगल से देखो तो बिल्कुल भी फेवरेबल डिसीजन नहीं था, हाउएवर ऑप्शन ही नहीं था। बट जो उसका डैमेज हुआ है बिजनेसेस को, मतलब आई डोंट नो कितने सारे बिजनेसेस जो हैं वो कोविड में, वो रिपोर्ट में आता है बहुत बार, आई थिंक 60% के आसपास बिजनेसेस वहीं क्लोज हो गए। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारे मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस थे, है ना, ये कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, बिकॉज जो बड़े बिजनेसेस हैं मे बी वो 6-6, 10-10 साल का प्रोजेक्शन लेके चलते होंगे, बट कोई भी स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस जो है वो इतना लंबा प्रोजेक्शन लेके नहीं चलता, बिकॉज उनके पास कैश फ्लो ही उतना लिमिटेड है ना, और अगर वो 1 महीना या 2 महीना आउट ऑफ रेवेन्यू जाते हैं तो वो बिज़नेस उधर ही कोलैप्स हो जाता है। एंड मेरे खुद नोन में ऐसे लोग हैं जिनका कोविड की वजह से बहुत डैमेज हुआ और वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाए। एंड उनके पास बहुत बड़े एस्पिरेशन थे, बट उनका सारा जो भी उन्होंने ओवर द टाइम फंड्स इकट्ठा करके बिजनेस को अभी स्टार्ट किए 1-1.5 साल ही हुआ था, दे कोलैप्स्ड एंड फिर वो कभी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो कोविड का टाइम वाज वन ऑफ द टफेस्ट मैन, एंड विद द गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन ओनली एसेंशियल्स की सेल होनी चाहिए टाइप, वो दूसरा डेंटर था। तो वो टाइम पे ये आई डोंट नो, मतलब इसको मैं फेलियर बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, बट दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो ओवर द टाइम अभी तक इन 13 साल की जर्नी में दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस्ड, कि जहाँ पे तुम बाहर भी नहीं जा सकते हो, तुम जो प्रोडक्ट्स तुम्हारे तुम उनको गवर्नमेंट ने मना कर दिया वो बेचने के लिए तो तुम जस्ट बैठे हुए सोच रही है ये क्या हो गया टाइप। तो उस टाइम आपका माइंडसेट कैसे था, लाइक आपने इस चैलेंज को किस तरीके से लिया? सी चैलेंजेस में एक चैलेंज ऐसा होता है जिस पे तुम कुछ कर सकते हो, एंड देन देर आर अदर चैलेंजेस जो यू कांट डू रियली मच अबाउट इट। इमेजिन कि तुम पूरा साल फार्मूला 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तुम डेली 10-15 राउंड ट्रैक के मारते हो, फिर तुम सुनते हो कि गाड़ी से खड़खड़ क्या आवाज़ आ रहा है, या गाड़ी को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, क्या अपग्रेड करना है, वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। अब फाइनली तुम फार्मूला 1 जिस दिन रेस है वहाँ पे खड़े हो गाड़ी लेके, और जब तुम गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचे हो तुमने देखा कोई ट्रैक्टर से पूरा रोड खोद के चला गया जिस पे तुमने गाड़ी चलानी, तो उस सिचुएशन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि जस्ट वेट करोगे कि वापस ये ट्रैक कब से प्रिपेयर हो, ताकि तुम उस गाड़ी को जिसको तुमने इतना सालों मेहनत करके रेडी किया है उसको दोबारा चला सको। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मीनवाइल जब तक वो ट्रैक रिपेयर हो रहा है तो तुम भी गाड़ी को गैराज में रख के अपने आप बैठे रहो। तो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस पर्सन के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है ना, तो वो क्या कर सकता है कि वो सिचुएशन के साथ अलाइन कर सके अपने आप को। तो अब वो टाइम पे फर्स्ट वी फेल्ट कि जो लॉकडाउन है ये 3 ही महीना चलेगा और उससे ज़्यादा नहीं चलेगा करके, बट देन ग्रेजुअली वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि बात 3 महीने की नहीं है ना, बात इस स्प्रेड की है। जब तक ये स्प्रेड कंट्रोल में नहीं आएगा तो लॉकडाउन हो सकता है एक ही बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम कंटिन्यू रहे। और बात सिर्फ लॉकडाउन की नहीं है, बात ह्यूमन साइकी की भी है। पीपल विल नॉट वांट टू गो इन पब्लिक, है ना, वो अवॉइड करना चाहेंगे, बिकॉज ये कोई ये इनविजिबल चीज़ है जो कहाँ से किसको पहुँच जाए कुछ पता नहीं। तो
हमने वो टाइम पे देखा कि ओके सिचुएशन के फेवर में हम अपने आप को ऐसे कैसे डाल सकते हैं. अगर हम फैशन गुड्स नहीं सेल कर सकते तो व्हाट इज़ देयर विच गवर्नमेंट अलाउज, एंड हमने उन चीज़ों के अंदर एंटर करना चालू किया. कोविड के टाइम पे वेयर कंपनीज थॉट कि अब चलो 3 महीने की छुट्टी फाइनली है ना, वो टाइम पे हमने ASOT पॉइंट्स डेवलप किए. यस, एंड बिकॉज एंड ASOT पॉइंट्स की वजह से वी वर एबल टू सेल थिंग्स जो इसेंशियल्स गुड्स थे, एंड ताकि हमारी कम्युनिटी उन प्रोडक्ट्स को तो सेल कर पाए अगर फैशन को नहीं सेल कर पाए वो टाइम पे, बिकॉज मतलब अलाउ ही नहीं कर रखा था, राइट. तो इसीलिए हमने फटाफट अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करने चालू किए. गवर्नमेंट से हमने लाइसेंसेस लेने चालू किए जो एसेंशियल गुड्स के लिए इम्पॉर्टेंट थे, और थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ हमने टाइप करना चालू किया कि ASOT किराना हमने लॉन्च किया. बिल्कुल है. मेरे को आज भी ध्यान है कि हमने आई थिंक पहले महीने में कोई 5,000 या 8,000 किलो चावल बेचे थे. एंड हाउ इज लाइक बिग अमाउंट वेरी बिग अमाउंट. एंड मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ASOT में किराना बेचेंगे, बिकॉज ASOT जो लार्जली फोकस्ड है वो फैशन एंड लाइफस्टाइल की तरफ फोकस्ड ब्रांड है, प्लेटफॉर्म है. बट सिचुएशन के एंगल से दैट्स हाउ वी अलाइंड आवरसेल्फ. समय की ज़रूरत वही थी उस टाइम. बिल्कुल. और देर आर लाइक सो मैनी कम्युनिटी पार्टनर्स जो ASOT के साथ कनेक्टेड है. तो ASOT का जो बिज़नेस है, ASOT का जो रेवेन्यू है, वो सिर्फ ASOT का नहीं है, बिल्कुल. वो बहुत सारी लाइफ्स को टच करता है. तो हमें हमेशा ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या हम कर सकते हैं जो हमारे कम्युनिटी पार्टनर के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाइड करें और उसकी जर्नी को थोड़ा और सिंपल बना सकें. बहुत सही सर. फिर घूम फिर के आपके वही उसी लाइन पे आएगी कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप उन चैलेंजेस को कैसे लेते हैं. चैलेंजेस सबको हैं, किसी को छोटे हैं, किसी को बड़े हैं, बट एवरीवन हैज अ स्टोरी. जिसमें सब अगर वर्क्स प्लान करने लगेगा तो चैलेंजेस होते हैं. सही है. बट आज जैसे ASOT की अगर बात चली है तो आप आगे ASOT को किस तरीके से देख रहे हैं? लाइक आपका विजन क्या है आने वाले टाइम में? क्योंकि बहुत सारे हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स ना सुन रहे होंगे, ASOT से भी सुन रहे होंगे, बाकी लोग भी सुन रहे होंगे. तो ASOT को आने वाले 5 साल 10 साल में लॉन्ग रन में आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या विजन है आपका? ओके, इसको ना प्लीज़ ऐसे देखो. तुमने वो आयरन मैन मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है ना, जब वो उसको केव में पकड़ के ले जाते हैं ना, और फिर उसको बोलते हैं कि मिसाइल बनाओ. हाँ. और वो उनसे पार्ट्स मंगवा के अपने लिए सूट बनाता है. यस. और फिर उस सूट से वो फाइनली वहाँ से भाग जाता है और रेगिस्तान में जाके कहीं पे गिरता है. फिर उसके दोस्त आके उसको लेके जाते हैं. फिर उसको वो अपने घर में जाता है. तो घर जाके वो पहली चीज़ जो करता है वो अपने ना सूट को अपग्रेड करता है ना. यस. तो उसका वो बड़ा हॉलोग्राम में वो उसका सूट होता है. वो बहुत प्यारा सीन है. तो वो सूट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो उससे चीज़ें हटाता है ना, कि जो फालतू का बड़ा उस पर लगा हुआ है, एंड वो उतना स्लिम बनाता है अपने सूट को, उतना अट्रैक्टिव बनाता है अपने सूट को. बाद में बना था वो जारविस. हाँ. तो अभी अगर तुम किसी भी डायरेक्ट सेल्स कंपनी को अगर तुम देखो, उसमें से जो लीडरशिप है, लेट्स से जो अगर वो कंपनी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड अपनी कम्युनिटी के लिए कर रही है, वो है ठीक. फिर या फिर इवेंट्स हैं, ये ट्रिप्स हैं वगैरह वगैरह, इन सबको ना ऐसे करके थोड़ा साइड में रखो और जस्ट उसके सेंटर पार्ट को देखने की कोशिश करो. तो डायरेक्ट सेल्स इज़ नथिंग बट अ लॉयल्टी प्रोग्राम. दैट्स व्हाट इट इज़, एन एक्सटेंसिव लॉयल्टी प्रोग्राम. तो हमें भी इस चीज़ को, ASOT का विज़न क्या है, हमारा विज़न ये है कि किस तरीके से हम ASOT के लॉयल्टी प्रोग्राम को आने वाले टाइम पे कितने ज़्यादा बिजनेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव. हमें चाहते हैं कि हर कस्टमर जो भी कहीं से भी कुछ भी खरीद रहा है उससे ASOT पॉइंट्स जनरेट होने चाहिए. बिल्कुल. और हर एक इंडिविजुअल ASOT लॉयल्टी प्रोग्राम का पार्ट होना चाहिए.
सो दैट्स व्हाट वी वांट मैन। सो इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, लाइक आप इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में काम कर रहे हैं हमारे कम्युनिटी, है ना, तो आप इन फ्यूचर लाइक किस तरीके से आप इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों तक पहुंचे, कैसे वो लोग उसका फ़ायदा उठाएं कि जी। सी देखो, लॉयल्टी प्रोग्राम मैगी कोई नई चीज़ नहीं है ना, बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम जो वो इतना ओपन नहीं है। सारे लॉयल्टी प्रोग्राम जो है रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में ही काम करने पे लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज किसी भी ड्रग स्टोर पे चला जाता हूँ, मेडिकल स्टोर पे चला जाता हूँ, तो उन सब के पास अपने लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं ना। मुझे ध्यान है कि मैं जिस मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ ख़रीदता हूँ जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट होती है, तो हर दवाई ख़रीदने पे मेरे कुछ पॉइंट जो हैं उसमें अक्यूमुलेट होते रहते हैं, एंड देन मैं उनको रिडीम कर सकता हूँ एक दिन जाके। बिल्कुल। बट अगर मैंने उस ड्रग स्टोर से नहीं, उस मेडिकल स्टोर से नहीं लिया दवाई, और मैं किसी और मेडिकल स्टोर पे चला गया, तो वो लॉयल्टी प्रोग्राम मेरा वहाँ पे नहीं काम करता है। बिल्कुल। तो टेक्निकली बिजनेसेस ने लॉयल्टी प्रोग्राम को इसलिए बनाया हुआ है ताकि मैं उन्हीं से हुक रहा हूँ, है ना, और उनसे बाहर ना निकल सकूँ। बट इफ़ एक मेडिकल स्टोर तुम हो और लेट्स से एक मेडिकल स्टोर कोई दूसरा है, ठीक, मेरा लॉयल्टी प्रोग्राम इस दूसरे मेडिकल स्टोर के साथ है, और अब मैं जब इस स्टोर पे जाता हूँ, उनके पास वो दवाई ही नहीं है जो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड की है, और अब मैं वो दवाई लेने के लिए तुम्हारे पास जाता हूँ और तुम्हारे पास वो दवाई अवेलेबल है, तो अब ये लॉयल्टी प्रोग्राम मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैं आज दवाई ना लूँ, बल्कि वो बोलेगा हाँ जी कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, हमारे पास है। विच टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ये मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, ये मेरे को मजबूर बना रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी ड्रग स्टोर से अपनी दवाई लूँ, कि वहाँ चिपका रहा हूँ बस मैं। बिल्कुल है। तो मेरा मानना ये है कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स की जो ट्रू पोटेंशियल है वो अभी अनलॉक नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से जो ये क्रेडिट कार्ड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो काफ़ी वाइड हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि 2 से 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होएगा, पहले तो 2 भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट लेट्स से अगर ऑन हायर साइड 5% लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड होगा, तो 98% लोग ऐसे हैं जो किसी भी ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है जो वाइडली ओपन है। एंड हमें ऐसा लगता है कि ASOT इज़ द राइट कंपनी टू मेक श्योर ऑफ दैट, एंड वी फील कि हम सही हैं, हम कैपेबल हैं, एंड हम ये कर सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं और करके रहेंगे। अभी हम एक इवेंट भी करने वाले हैं इसके लिए, ASOT गोल्ड। बिल्कुल है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सी ASOT गोल्ड जो है वो एक स्टेप है टुवर्ड्स मेकिंग डायरेक्ट सेल्स फ्यूचर रेडी। यस यस यस। एंड मतलब इट्स मैं उसको एक दो शब्द में नहीं बोल सकता मैगी, है ना, इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम। हाँ, बट इतना ज़रूर है कि ये ASOT गोल्ड जो प्रोग्राम है वो ASOT के भी सिर्फ और सिर्फ उन कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मैं तो ओल्ड सिस्टम के साथ ही ठीक हूँ, मुझे डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी नहीं बनाना है, जैसा डायरेक्ट सेल्स है मिले वैसे ही ठीक है, तो ASOT गोल्ड जो एक ऑप्ट इन प्रोग्राम है ना, वो मतलब हम जब उसको लॉन्च करेंगे, लाइव करेंगे, तो वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। जिसको भी ASOT गोल्ड का पार्ट बनना है वो सब्सक्राइब कर सकता है उस प्रोग्राम के लिए। बट इतना ज़रूर है कि ये एक हमारे लिए कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है टू चेंज दी थिंग्स फॉर एवर, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ASOT गोल्ड को लेकर। बाकी 3 अक्टूबर को पता चली जाएगा। हाँ, बाकी 3 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सर बहुत अच्छा, बहुत सही। बट अगर एक लास्ट सवाल है, आपकी पूरी कम्युनिटी आपको सुन रही होगी इस टाइम पे, जब ये वीडियो दिख रहा होगा सारी कम्युनिटी सुन रही होगी, और जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज पूरी ASOT कम्युनिटी के लिए आपकी तरफ से? कितनी बार हम जो चीज़ें शुरू करते हैं तो हम चीज़ें सिर्फ इसलिए शुरू कर देते हैं बिकॉज़ हमारे आसपास
कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना, किसी ने कुछ किया है तो मैं भी वैसा करना चाहता हूँ। एंड शुरुआत के लिए तुम्हें कोई भी चीज़ इनकरेज करे उस शुरुआत को करने के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ पहला स्टेप लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, बट उस पाथ पे कंटिन्यू रहना और ग्रोथ की तरफ जाना सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें और भी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, और वो जर्नी जो है वो कोई स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर को नहीं जाती है। बिल्कुल है, उसमें अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस होंगे, और दैट्स हाउ इट इज़ कि किसी की भी बिजनेस जर्नी इतनी सिंपल और सीधी नहीं है। तो मेक श्योर कि जितना क्लैरिटी तुम्हें अपनी रीजनिंग के ऊपर रहे कि तुम जो कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो, और तुम क्या चाहते हो, तो दैट विल हेल्प यू टू गो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एंड बिजनेस में जिन भी लोगों ने ग्रोथ हासिल की है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सुपर स्मार्ट लोग हैं, बट इतना है कि वो सुपर रेजिलिएंट लोग हैं। एंड आई थिंक वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। तो यही मैं अपने कम्युनिटी पार्टनर्स को बोलना चाहूँगा, अगर आप हमें देख रहे हैं तो। बट इसमें जैसे हमने आपसे एक दो बार पहले भी सुना है, एक लास्ट 30 सेकंड का सवाल है सर मेरा। आपका अभी 13-14 साल हो गए डायरेक्ट सेल्स में लगे हुए, अभी आपका क्या रीज़न है करने का? इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, दिन रात लगे हुए हैं, आपका मेरा रीज़न ये है मैगी कि मैं सही में चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी बनाया जाए। और जो डायरेक्ट सेल्स के लॉयल्टी प्रोग्राम की ट्रू पोटेंशियल है उसको अनलॉक किया जाए। मुझे यकीन है कि जो स्टेप्स हम ले रहे हैं एसॉर्ट के थ्रू, एसॉर्ट का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको हम और बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करके कितना वाइड स्प्रेड बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एसॉर्ट्स यूज़र्स, जो एसॉर्ट की ऐप यूज़ करके डिफरेंट प्लेसेस पे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, से सर्विसेज प्रोडक्ट्स खरीदने पे लगे होंगे, और हर एक प्रोडक्ट से एसॉर्ट पॉइंट जनरेट हो रहे होंगे। तो दैट्स व्हाट इट इज। वी विल मेक इट हैपन टुगेदर। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैगी। आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप ये मत कहना हमको कॉमर्स करते हैं, आप बोलना हम डायरेक्ट सेल्स का फ्यूचर लिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से होने वाली है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू मैगी। तो अगर आप भी बोल देंगे अगर चैनल सब्सक्राइब करना, हाँ बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच सर। एंड गाइज, इफ यू फाइंड वैल्यू इन दिस पॉडकास्ट, प्लीज शेयर। आपके बहुत सारे कम्युनिटी पार्टनर्स होंगे जो ऐसे चीजें सुनना चाहेंगे, एंड वो भी एक फाउंडर के सामने आमने सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अगर आप ये चीजें सुनेंगे आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। जरूर शेयर कीजिएगा अपने कम्युनिटी पार्टनर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सर अपना टाइम निकालने के लिए।